बनाया किड्स से। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। दिल्ली एनसीआर की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सूरत पहुंचे मनीष सिसोदिया। सूरत में डिप्टी सीएम ने किया रोड शो। जनता के सामने दिल्ली के केजरीवाल मॉडल पर भी की चर्चा। आंदोलन को लेकर किसानों ने की न्यायिक लड़ाई की मांग। किसानों के वकीलों को सौंपा नोटिस। 11 वकीलों की टीम के लिए पैनल किया गया तैयार। लाल किला हिंसा पर जांच लगातार जारी। पुलिस ने आरोपी लखा सिधाना पर इनामी किया घोषित। लखा 26 जनवरी हिंसा के बाद से है फरार। और दिल्ली में 150 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। संक्रमण से 2 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग टीम ने बढ़ाई जांच की संख्या। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को नमन किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में कहा है कि पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर जवानों की शहादत को नमन। हम सभी देशवासी उनके साहस और बलिदान के सदैव ऋणी रहेंगे। और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इन दिनों अपने विस्तार पर अधिक ध्यान दे रही है। इसी को लेकर पार्टी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और दिल्ली में जोरदार प्रचार कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत में एक रोड शो किया। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मनीष सिसोदिया के रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सूरत की जनता के सामने दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की चर्चा की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 साल में दिल्ली में आपकी सरकार ने पानी और बिजली के बिल माफ कर दिए, स्कूलों के स्तर को सुधार दिया गया और गुजरात में जनता को पानी बिजली के बिलों की मार और स्कूल फीस की बढ़ोतरी क्या सहनी पड़ती है। और सिसोदिया ने गुजरात में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लागू करने का दावा करते हुए कहा कि गुजरात में जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जनता पर पानी और बिजली के बिलों की मार बंद हो जाएगी। गरीब और आम आदमी के बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और स्कूल की दशा और तेजी से सुधर जाएगी। और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इन दिनों अपने विस्तार पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि इसी को लेकर पार्टी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और दिल्ली में जोरदार प्रचार कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत में एक रोड शो किया। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मनीष सिसोदिया के रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला है। और इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सूरत की जनता के सामने दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की चर्चा की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 साल में दिल्ली में आपकी सरकार ने पानी और बिजली के बिल माफ कर दिए, स्कूल के स्तर को सुधार दिया और गुजरात की जनता जो है उन्हें भी पानी और बिजली के बिल की मार झेलनी पड़ रही है, उससे उन्हें मुक्ति दिलाई जाएगी। और केजरीवाल सरकार के स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को पहले सप्ताह में ही जबरदस्त समर्थन मिला है। दिल्ली की जनता और उद्योग जगत से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। दिल्ली वासियों ने बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली ईवी नीति की अगस्त 2020 में शुरुआत के बाद से अब तक 630 नए ईवी दोपहिया पंजीकृत किए गए हैं और रोजाना हर दिन कई गाड़ियां पंजीकृत किए जा रहे हैं। साथ ही हर दिन पंजीकृत हो रहे वाहन न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि ईंधन लागत पर 22,000 रुपए तक सालाना बचत करने वाले हैं। वहीं सोशल साइट पर दिल्ली के व्यवसाय से लेकर सुरक्षा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की कहानियां साझा कर रहे हैं। साथ ही स्विच दिल्ली अभियान से उत्साहित होकर
ईवी दोपहिया कंपनी अथर, बजाज और टीवीएम ने दिल्ली में वाहनों के नए मॉडल लॉन्च करने का फैसला किया है। और केजरीवाल सरकार के स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को पहले सप्ताह में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली की जनता और उद्योग जगत से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। दिल्ली वासियों ने बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली ईवी नीति की अगस्त 2020 में शुरुआत के बाद से अब तक 630 नए ईवी दोपहिया पंजीकृत किए गए हैं और रोजाना हर दिन कई गाड़ियां पंजीकृत किए जाते हैं। साथ ही हर दिन पंजीकृत हो रहे वाहन न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि ईंधन लागत पर भी सालाना 22,000 रुपए तक की बचत होती है। वहीं सोशल साइट पर दिल्ली के व्यवसाय से लेकर सुरक्षा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की कहानियां साझा कर रहे हैं। साथ ही सिविल दिल्ली अभियान से उत्साहित होकर ईवी दोपहिया कंपनी अथर, बजाज और टीवीएम ने दिल्ली में वाहनों के नए मॉडल लॉन्च करने का फैसला किया है। और केजरीवाल सरकार के स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को सफल बनाने में लोगों का काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि 2020 में ईवीएम नीति को लागू किया गया था, जिसके बाद 630 नए ईवीएम दोपहिया पंजीकृत अभी तक किए जा चुके हैं और जो गाड़ियों की रजिस्ट्री है वो अभी भी आगे भी लगातार जारी है। और आपको बता दें कि दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर और इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो ज्यादा वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिकल बेस होने चाहिए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसे बढ़ने से रोका जा सके। जितना कम पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति खुद को महसूस करेगा। और टिकरी बॉर्डर पर पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी वर्ष पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने देर शाम यहां पर कैंडल मार्च निकालकर वीर सपूतों को याद किया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 70 अन्य जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। वहीं रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों किसानों ने लगभग 200 मीटर तक कैंडल मार्च निकालकर देश के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस कैंडल मार्च में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर पुलवामा आतंकी हमले में दूसरी साल पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने देर शाम यहां पर कैंडल मार्च निकालकर वीर सपूतों को याद किया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 70 अन्य जवान घायल हुए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। वहीं रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों किसानों ने लगभग 200 मीटर तक कैंडल मार्च निकालकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस कैंडल मार्च में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई किसानों द्वारा। और आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में 44 जवान शहीद हो गए थे, जिनकी दूसरी वर्षगांठ पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में 44 जवान शहीद हो गए थे, 70 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। और 6:30 बजे टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और सैकड़ों किसानों ने लगभग 200 मीटर तक कैंडल मार्च निकालकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस कैंडल मार्च में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया।
और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी और इस ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के कई इलाकों समेत लाल किला पर हिंसा हुई थी, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी लक्खा सिधाना पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। बता दें कि लक्खा सिधाना को पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में आरोपी बनाया है। लक्खा 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही फरार है और सोशल मीडिया पर कई वीडियो जोरी से वायरल हो रहे हैं। और वहीं पंजाब में बिखर रहे किसान संगठनों को लेकर आरोपी लक्खा सिधाना चिंतित है। उसने अपनी यह चिंता दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद फेसबुक पर लाइव आकर जताई। साथ ही उसने कहा कि किसान आंदोलन पंजाब से उठा था, लेकिन आज ये दूसरे हाथों में जा रहा है। किसान संगठन बिखर रहे हैं, उन्हें एक साथ आकर आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। साथ ही फेसबुक के जरिए लक्खा सिधाना ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान के लोग किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में यही सोचा जा रहा है कि कौन गलत है और कौन सही। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन की पहली आवाज पंजाब से उठी थी। इसके बाद पंजाब के 31 किसान संगठन एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने लग गई थी, लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद पंजाब में आंदोलन बिखर गया है। और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि न्यायिक लड़ाई 11 वकीलों की टीम लड़ेगी। आपको बता दें कि गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने वकील फॉर फार्मर के तहत 11 वकीलों की टीम यूपी गेट पर किसानों के लिए मिली है। इनमें एडवोकेट वासु कुकरेजा जो कि टीम लीडर हैं और साथ ही एडवोकेट जसवंती, एडवोकेट गौर चौधरी, एडवोकेट देवेंद्र एस, एडवोकेट सीतावत नबी, एडवोकेट फरहद खान, एडवोकेट प्रबनीर, एडवोकेट संदीप कौर, एडवोकेट संदीप कौर, ए जय किशोरी, रवनीत कौर शामिल हैं। साथ ही बताया गया कि यूपी गेट पर किसानों से 100 नोटिस की कॉपी मिली है और जो अलग अलग मामलों की है। इन सभी को वकीलों के पैनल के पास भेज दिया गया है। इसके बाद पूरा पैनल अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगा। और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी और इस ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के कई इलाकों समेत लाल किला पर हिंसा हुआ था, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी लक्खा सिधाना को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि किसानों की न्यायिक लड़ाई के लिए 11 टीमों के वकील का गठन किया गया है, जो कि किसानों की लड़ाई अब लड़ेंगे। और लाल किला पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर लाल किला पहुंची। लाल किले पर कब क्या क्या हुआ, एक एक कड़ी जोड़ने के बाद घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद उस दिन लाल किला पहुंचने का रूट मैप भी बनाया। वहीं पूछताछ में आरोपी दीप सिद्धू ने खुलासा किया है कि लाल किला के बाद वो अपने समर्थकों के साथ इंडिया गेट भी जाना चाहता था, लेकिन आईटीओ समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा बलों को बढ़ा देने के कारण वापस लौट गया। साथ ही पुलिस की टीम काफी समय तक दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर लाल किले पर मौजूद रही। पुलिस के मुताबिक दीप और इकबाल को मौके पर लाकर उनसे पूछताछ की गई, साथ ही साथ इनकी मैपिंग भी की गई। पुलिस की पूछताछ में दीप ने बताया कि वो किसी भी कट्टरपंथी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं और किसी के कहने पर आंदोलन से नहीं जुड़ा था। लाल किला पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले पर क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर लाल किला पहुंची। लाल किले पर कब क्या क्या हुआ और कैसे किया गया, एक बड़ी कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई और घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद उस दिन लाल किले पहुंचने का रूट मैप भी बनाया। वहीं पूछताछ में आरोपी दीप सिद्धू ने खुलासा किया कि लाल किले के बाद वो अपने समर्थकों के साथ इंडिया गेट भी जाना चाहता था, लेकिन आईटीओ समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा बलों को बढ़ा देने के कारण वापस लौट गए। साथ ही पुलिस की टीम काफी समय तक दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर लाल किले पर मौजूद रही। पुलिस के मुताबिक दीप और इकबाल को मौके पर लाकर उनसे पूछताछ की गई, साथ ही साथ इनकी मैपिंग भी की गई।
पुलिस की पूछताछ में दीप ने सब कुछ जानकारी दी कि आखिर कैसे 26 जनवरी को ये आंदोलन किया गया था। और दिल्ली में रविवार को कोरोना के 150 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 की मौत हो गई है और 158 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। साथ ही 56,902 लोगों की जांच की गई है और इनमें से 38,213 आरटी-पीसीआर और 18,679 एंटीजन जांच की गई। अब संक्रमण दर बढ़कर 0.26% हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 6,36,986 हो गई है, जिसमें 6,25,029 लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि इस महामारी से अब तक कुल 10,891 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 98.3% हो गई है। फिलहाल कोरोना के 1,031 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 452 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं होम आइसोलेशन में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या 394 रह गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 150 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 158 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि टीकाकरण के दूसरे चरण में 28 दिन पहले टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण में भी टीका लगाया गया, जिसमें 1,856 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। हालांकि दूसरी डोज का टीका लगवाने वाले की संख्या सिर्फ 43% रही। देश में 16 जनवरी से शुरू हुई कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत पहले दिन शहर के 81 केंद्रों पर कुल 4,319 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया था, जबकि लक्ष्य 8,117 लोगों के टीकाकरण का था। वहीं डॉक्टरों के मुकाबले एक व्यक्ति को पहला टीका लगाने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कुल 13,768 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें दूसरे डोज का टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल स्वास्थ्यकर्मियों में से 1,856 को दूसरे डोज का, जबकि 3,530 को पहले डोज का टीका लगाया गया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत टीकाकरण के दूसरे चरण में 28 दिन पहले पहला टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण का टीका भी लगने वाला है, जिसमें 1,856 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। हालांकि दूसरी डोज का टीका लगवाने वाले की संख्या सिर्फ 43% रही। देश में 16 जनवरी से शुरू हुई कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत पहले दिन शहर के 81 केंद्रों पर कुल 4,319 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया था, जबकि लक्ष्य 8,117 लोगों के टीकाकरण का था। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक एक व्यक्ति को पहला टीका लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कुल 13,738 लोगों को टीका लगा, जिनमें से कि कई स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल थे। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल स्वास्थ्य कर्मियों में से 1,856 को दूसरे डोज का, जबकि 3,530 को पहले डोज का टीका लगाया गया। और कोविड-19 के चलते लगभग 1 साल के बाद दिल्ली के सभी चारों इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अब खुलने जा रहे हैं और ये कैंपस स्टूडेंट्स के लिए अगले हफ्ते से खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटी, यूडब्ल्यू और आईआईटी दिल्ली ने बीटेक और एमटेक प्रोग्राम की फाइनल ईयर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले कोरोना वायरस के चलते इन सभी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लास से सेमेस्टर पूरा करा। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर डिग्री भी जारी कर दी गई थी। साथ ही कोविड-19 के लिए सरकार के तय नियमों के तहत अगले हफ्ते तक कैंपस के साथ साथ हॉस्टल भी खोलने जा रहे हैं। छात्रों को कैंपस आने से पहले शिक्षकों की अनुमति पत्र विश्वविद्यालय और हॉस्टल प्रशासन को देना जरूरी होगा। इसके अलावा हॉस्टल के लिए क्वारंटाइन भी जरूरी होगा। और दिल्ली में रिंकू शर्मा ने नाम के एक शख्स की हत्या पर
एक तरफ सियासी संग्राम मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू के परिवार के लिए मदद की भी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पहल से रिंकू शर्मा के परिवार के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठा किया जा चुका है। वहीं कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि सोमवार तक 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल कर उसके परिवार को ये रकम दिया जाएगा। साथ ही मिश्रा ने कहा कि रिंकू शर्मा के परिवार को ना अकेला पड़ने देंगे और ना कमजोर। गौरतलब है कि पिछले दिनों रिंकू शर्मा को दिल्ली के मंगोलपुरी में हत्या कर दी गई थी। रिंकू का बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने के कारण ये घटना धार्मिक रूप से भी तूल पकड़ रही है। ट्विटर पर रिंकू शर्मा जय श्री राम 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही लोग इस घटना में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। आपको बता दें कि रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर अब सियासी गलियारे जो है वो गरमा गए हैं और ऐसे में दूसरी तरफ रिंकू के परिवार के लिए मदद की भी अब शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पहल पर रिंकू शर्मा के परिवार के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिया जा चुका है। वहीं कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि सोमवार तक 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल कर उसके परिवार के लोगों को ये रकम दी जाएगी। साथ ही मिश्रा ने कहा कि रिंकू शर्मा के परिवार को ना अकेला पड़ने देंगे और न ही कमजोर पड़ने देंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों रिंकू शर्मा को दिल्ली के मंगोलपुरी में हत्या कर दी गई थी। रिंकू का बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने के कारण ये घटना धार्मिक रूप से भी तूल पकड़ रही है। ट्विटर पर रिंकू शर्मा जय श्री राम 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही लोग इस घटना में इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच